शुरू हुई अनिरुद्ध और झनक की शादी की रस्में। हल्दी की रस्में शुरू होती हैं और आता है पराशर मदिरा पी के। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि झनक सीरियल में अभी तक आपने देखा, ये आज अनिरुद्ध और झनक की शादी हो रही होती है। पराशर मदिरा पी लेता है जिससे वह नशा में आ जाता है, जिससे वह अपने दिल की बातें बोल रहा होता है कि आज वह बहुत खुश होता है। झनक यह सब देखकर पराशर से मदिरा लेने जाती है, लेकिन बोलती है, तुम हमारी कौन लगती हो जो हमें रोक रही हो। झनक मदिरा छीन कर फेंक देती है और पराशर की बातें सुनकर अनिरुद्ध को लगता है कि पराशर झनक से प्यार करता है। अब पराशर अनिरुद्ध से अकेले में बात करना चाहता था। वह पराशर को साथ ले जाता है और झनक के बारे में बोलता है कि वह आपको खुश रखना है और बहुत सारी बातें अनिरुद्ध बोलता है। मैं जानता हूँ कि तुम झनक से बहुत प्यार करते हो। अब झनक टोकती है, रख कर लेकर जाने की रस्म होती है, जहाँ पर लड़कियाँ बोलती हैं कि पराशर तो इतना नशा कर लिया तो वह कैसे लेकर जाएगा। पराशर बोलता है, हम लेकर जाएंगे ना, नूतन को टोकरी में बैठाकर लेकर जाएंगे। पराशर बोलता है, चलो तुम लोग नाच गाना करो, आज नूतन की शादी है। सभी औरतें नाच गाना करने लगती हैं। अब अनिरुद्ध को शक होता है कि झनक से पूछता है, झनक तुम्हें अभी एहसास नहीं हो रहा है कि पराशर तुमसे प्यार करता है। झनक बोलती है, मैं जानती हूँ पराशर प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन मैं उन पर कभी ध्यान नहीं दी क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। अनिरुद्ध, फिर वह कौन है जो शक बोलती है कि जो भी बता सकती है। अगर पराशर बोलता है, चलो सब नदी के किनारे हम टोकरी में लेकर नूतन को जाएंगे। झनक जाने से मना कर देती है और वहीं दूसरी तरफ जब देखा जाता है कि पराशर इतने नशे में होकर भी झनक की इतनी चिंता करता रहता है, तो अनिरुद्ध के मन में सवाल उठता है कि आखिर पराशर इतना झनक से प्यार करता है, क्या झनक भी अनिरुद्ध से उससे प्यार करती है कि नहीं। ये सब सवाल उसके मन में चलते रहते हैं। अनिरुद्ध झनक से पूछता है कि क्या तुम भी पराशर से प्यार करती हो। और झनक बोलती है, नहीं, मैंने उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया कि मैं उस पर क्या कहूँ। वहीं अनिरुद्ध और झनक के मिलन का जश्न मना रही होती है। कोना प्रेम और उत्साह के रंग में डूबा था। गुलाबी और लाल रंग की झालरें, गेंदे और गुलाब के फूलों से सजे मंडप और दूर से आती शहनाई की मधुर धुन। यह सिर्फ एक शादी की रस्म नहीं, बल्कि अनिरुद्ध और झनक के जीवन की एक नई पवित्र शुरुआत का प्रतीक था। एक शुरुआत जो उन्हें कई तूफानों से गुजर कर मिली थी। झनक गुलाबी बनारसी साड़ी में किसी साक्षात देवी की तरह लग रही थी। उसके चेहरे पर एक शांत आभा थी, आंखों में एक गहरी चमक और होठों पर एक हल्की मुस्कान जो उसके भीतर की खुशी को बयां कर रही थी। अनिरुद्ध शेरवानी में सजे अपनी दुल्हन को निहार रहा था। उसकी आंखों में झनक के लिए यथा प्रेम, गर्व और अटूट विश्वास साफ झलक रहा था। दोनों एक दूसरे से इतने लीन थे कि उन्हें अपने आसपास का कोई भान नहीं था। मेहमानों के बीच खुशी और उल्लास का माहौल था। हंसी की गूंज, बच्चों का शोर और बड़ों का आशीर्वाद सब मिलकर एक मधुर संगीत बना रहे थे। हर कोई इस जोड़े को दुआ दे रहा था, आने वाले जीवन की खुशहाली का कामना कर रहा था। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह पवित्र और शुभ घड़ी बस एक काला साया मंडरा रहा था जो उनकी खुशियों को ग्रहण लगाने और उस उत्सव को मातम में बदलने के लिए बेताब था। अर्शी, जिसे बोस परिवार ने अब पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया था, अपनी कठोरी के आगे बबूला को उठी के उस परिवार ने अलग थलग कर रखा था। लेकिन कंगना के एक फ़ोन कॉल से उसके भीतर की सारी नफरत को फिर से जगा दिया था। कनका, जो हमेशा से अर्शी की हमदर्द होने का ढोंग करती थी, उसे विश्वास के बताया था कि कैसे बोस हाउस में अनिरुद्ध और झनक की रस्में शुरू हो चुकी हैं और कैसे कनक एक नई बहू के रूप में उस घर की मालकिन बनने का जा रही थी। यह सुनकर अर्शी का खून खोलने लगा। उसके दिल में पहले से नफरत का जहर अब उफान पर था, जैसे एक ज्वालामुखी फटने को तैयार हो। उसने अपने आप से ठान लिया कि वह शादी की एक भी रस्म को शांति से नहीं होने देगी। उसकी आंखों में सिर्फ बदला था झनक से, अनिरुद्ध और पूरे परिवार से, जिसने अब पूरे उसे फराया कर दिया था। उसने उसके एक हल्के हल्क से ऊंची वध कर दिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही तस्वीर था, इस शादी को तबाह करने की, खुशी को छीनने की। आशीर्वाद की रस्म का समय हो चला था।
मंडप फूलों और रोशनी से सजा था। पंडित मंत्रोच्चार कर रहे थे। पूरा वातावरण भक्तिमय लग रहा था। गानों से लगी हुई आत्मविश्वास से भरी अर्चनी ने मंडप में दाखिल हुए। उसके कदम एक अजीब सी अकड़ थी और चेहरे पर एक ऐसा भाव था जो नफरत और जीत की मिलीजुली अभिव्यक्त थी। जैसे ही उसने कदम रखा, सारा माहौल जैसे एक पल को थम गया था। हंसी की गूंज शांत हो गई, बातें रुक गईं और सभी की नजरें अर्शी पर टिक गईं। अनिरुद्ध की आंखों में अचानक हैरानी तैर गई। वो अर्शी को यहाँ देखने की उम्मीद नहीं कर रहा था। अचानक से चेहरे पर बेचैनी साफ झलक रही थी, मानो उसे पहले की किसी अनहोनी का आभास हो गया हो। बिन बुलाए वहाँ पहुंची अर्ची ने आते ही अपना जहर उगलना शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ में तीखापन और कड़वाहट थी। वाह, क्या नज़ारा है! तुम जैसी औरतें ही दूसरों के पतियों को चुराने में माहिर होती हैं। झनक, अब इस घर की मालकिन बनने का सपना देख रही हो? इतनी आसानी से तो मैं तुम्हें ख्वाब पूरे नहीं करने दूंगी। उसके इन शब्दों ने पूरे माहौल में सनसनी पैदा कर दी थी। पराशर जी, जो गांव के मुखिया थे, और बाकी गांव वाले भी अर्शी के इस व्यवहार से हैरान रह गए। ऐसी शुभ घड़ी में ऐसा अपमानजनक व्यवहार किसी ने सोचा भी नहीं था। झनक की आंखें नम हो गई। उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन वह कुछ कह नहीं पा रही थी। अपनापन जैसे दुख के आंसू उसकी आंखों में भर गए थे। इससे पहले कि झनक कुछ कहती, अनिरुद्ध ने अपनी जगह से खड़े होकर एक गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ ठंडी लेकिन कड़े लहजे में, मितली, अर्शी, तुम यहाँ बिन बुलाए आई हो और इस घर में अब तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। अब यह सब अचानक घर का कौन सा माहौल समापन मेरा सम्मान है। तुम सिर्फ शादी वाले दिन आना, अपने दस्तावेजों की पर साइन करने के लिए। बाकी किसी रस्म में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। अनिरुद्ध ने इन शब्दों में अर्शी के घमंड को बुरी तरह से चोट पहुंचाई। उसे महसूस हुआ कि उसे सबके सामने अपमानित किया गया है। उसका चेहरा गुस्से से भर गया और लाल हो गया। उसने और अपना ज़्यादा हंगामा किया, चिल्लाई, लेकिन कोई उसका समर्थन करने वाला नहीं था। मेहमानों ने उसे दूरी बनाए रखी और बोस परिवार के सदस्यों ने उसे पूरी तरह से अनदेखा कर दिया। अंत तक गुस्से में मितमिलाती हुई अर्शी वहाँ से चली गई, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में साफ लिखा था, वह अंत नहीं, यह तो बस शुरुआत है। पैदल मैं लेकिन रहूँगी, बदला तो मैं लेकर रहूँगी। उसकी यह धमकी मंडप में मौजूद सभी के मन में एक अनकहा डर जड़ दी गई। शादी का दिन आखिरकार आ ही गया। बोस परिवार का हर कोना दुल्हन की सजा था। फूलों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी, जैसे कि वे अनिरुद्ध और जनक की नई जिंदगी की खुशियों की नींव रख रही हो। पंडित जी मंत्रोच्चार व्यस्त में आवाजें पंडित और शांत वातावरण बना रही थी। मेहमान अपनी जगह से बैठे हुए उत्सुकता से दूल्हा दुल्हन को इंतजार कर रहे थे। अनिरुद्ध मंडप में बैठा था, उसका दिल दुल्हन को देखने के लिए धड़क रहा था। जी हाँ दोस्तों, जनक अपने कमरे में तैयार हो रही थी। पारंपरिक लाल बनारसी साड़ी में किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। उसका चेहरा खुशी और थोड़ी घबराहट से चमक रहा था। बोस हाउस इस वक्त पूरे एक मंदिर जैसा लग रहा था, पवित्र, शांत और मंगलमय। लेकिन शांति ज़्यादा देर टिक नहीं पाई। दरवाजे पर अर्शी का आगमन होता है और कड़क और जानी पहचानी आवाज़ गूंजने लगी। पूरे माहौल में सन्नाटा छा गया। मौजूद खुशी में, गम में, अधिकार। अनिरुद्ध उसकी नज़र मोड़ कर देखे तो अर्शी अपनी पूरी ड्रामा क्वीन शैली में दरवाजे पर खड़ी थी। आंखों में गुस्सा और चेहरे में नफरत था।